नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों का जनरल साइंस का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने जाना था, जिसमें से हम लोगों ने पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, इन सारे ऑर्गन्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में सफलतापूर्वक जान चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्गन सिस्टम में जो शेष बचे हुए पार्ट्स हैं, जिसमें से एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन, इन सारे चीज़ों के बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र में हम लोग पेनियल ग्लैंड, प्यूटरी ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी एंड टेस्टिस के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि पेनियल ग्लैंड के बारे में बात करें तो ये हम लोगों का जो मस्तिष्क का बीचों बीच वाला भाग है, वहाँ पर पेनियल ग्लैंड पाया जाता है। मस्तिष्क का जस्ट पीछे वाला भाग के बारे में बात करें दोस्तों, ये मस्तिष्क का पीछे वाली भाग में पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, ये दोनों ही ग्लैंड हम लोग का जो गर्दन है, जिसको हम लोग गर्दन में पाया जाता है। पेनक्रियाज जो कि हम लोगों के पाचन तंत्र में पाया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड जो कि हम लोगों के अग्नाशय में पाया जाता है दोस्तों। ओवरी और टेस्टिस, ये दोनों ग्लैंड्स हम लोगों के जनन तंत्र में पाया जाता है। अर्थात कह सकते हैं टेस्टिस का निर्माण हम लोग के मूत्राशय के जस्ट ऊपर वाले भाग में होता है। नाउ आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र में ग्रंथियाँ अर्थात एंडोक्राइन सिस्टम और कह सकते हैं ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी तंत्र या ग्रंथि के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो इसको 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला जो कि एक्सोक्राइन कहलाता है, जो कि हमारे अकर्त लीवर में पाया जाता है, जिसको हम लोग बाह्यस्रावी तंत्र के रूप में भी जानते हैं। दूसरा जो है कि हम लोगों का अंतःस्रावी, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम भी बोला जाता है, जो कि हम लोग के डक्टलेस ग्लैंड के रूप में एक एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं। और लास्ट जो हम लोग का ग्लैंड है, उसका नाम है मिक्स्ड, जिसको हम लोग दूसरे नाम हेट्रोक्राइन के नाम से भी जानते हैं, जो कि हम लोगों के पेनक्रियाज अर्थात अग्नाशय में पाया जाता है। बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा डक्टलेस ग्लैंड है। इसको फिर अलग अलग भाग में बांटा गया है, जिसमें से पहला पार्ट जो है इसका पिट्यूटरी, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोगों के हेड अर्थात माथा में पीछे वाले पोर्शन में होता है। दूसरा ग्लैंड का बात करें तो थायराइड ग्लैंड है, जो कि हम लोग की गर्दन में पाया जाता है। अधिवृक्क, जिसको एड्रिनल ग्लैंड, जो कि हम लोगों के अग्नाशय में पाया जाता है। पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि हम लोग के गर्दन में ही थायराइड और पैराथायराइड दोनों ही ग्लैंड पाया जाता है। थाइमस ग्लैंड और लास्ट पेनियल ग्लैंड है। तो इन सारे ग्लैंड के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहला अंतःस्रावी तंत्र और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानते हैं। यह नलिका युक्त एवं नलिका विहीन ग्रंथियों का तंत्र होता है, जिसमें विभिन्न ग्रंथियों द्वारा स्रावित सेक्रेटेड हार्मोन्स शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, जिनका अध्ययन जीव विज्ञान की अंतःस्रावी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जिसका अध्ययन हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी विज्ञान का जनक एडिसन को माना जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन जैसे रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन जैसा रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहाँ एक टर्म हार्मोन्स आता है। तो हार्मोन्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन शब्द को स्टार्लिंग तथा बेलिस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। इस शब्द का नामकरण
स्टार्लिंग और बेलिस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। हार्मोन्स एक्चुअली जीव शरीर के अंदर रासायनिक संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। इसका काम क्या है हार्मोन्स का? यह एक तरह का संदेश वाहक होता है। जैविक क्रियाओं को उत्तेजित करने वाले पदार्थों को ही हम लोग हार्मोन्स कहते हैं, जिनका निर्माण प्रोटीन के अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल तथा एमिनो अम्ल जैसे पदार्थों से होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों। मनुष्य के शरीर में निम्न अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्रमशः इस प्रकार है। पहला पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको पीयूष ग्रंथि के रूप में जानते हैं, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड, थाइमस ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, लैंगरहंस दीपिका, यौन ग्रंथि, ये सारे कुछ प्रमुख ग्लैंड्स हैं। इनमें लैंगरहंस दीपिका नलिका युक्त होती है। यह अंतःस्रावी तंत्र एवं पाचन तंत्र दोनों से समृद्ध है। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी, यह मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित होता है। यह अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने का काम करता है। इसी कारण इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इस ग्रंथि में 11 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ हम लोग देखते हैं वृद्धि हार्मोन्स, थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स, ये सब कुछ प्रमुख हार्मोन्स पाए जाते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन तथा स्टेरॉइड कहने का मतलब वसीय पदार्थों से जो बने होते हैं उसे स्टेरॉइड कहते हैं। अर्थात हार्मोन्स प्रोटीन तथा वसीय अम्ल से बने होते हैं, जो जैविक प्रक्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स में से कुछ के प्रमुख कार्य कुछ इस प्रकार हैं। पहला, इनका काम होता है शरीर के वृद्धि पर नियंत्रण रखना। दूसरा काम, मादे में अंडे तथा नर में शुक्राणु का निर्माण करना, अर्थात स्पर्म का निर्माण करना। दूसरा, दुग्ध उत्पादन पर नियंत्रण रखना। शरीर में जन संतुलन को बनाए रखना। उपापचय, जिसको मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है, पर नियंत्रण रखना। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले वृद्धि हार्मोन्स, जिसको ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं, के अधिक श्रवण की दशा में व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है, और अगर कम श्रवण हुआ तो व्यक्ति बौना हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में, जिसको टेम्पो ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। यह पीयूष ग्रंथि के ठीक नीचे होता है। यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, परीक्षा में पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड का नाम क्या है, तो थायराइड ग्लैंड है। इससे निकलने वाले हार्मोन्स में थायरोक्सिन हार्मोन, जिसका मुख्य कार्य श्वसन दर को नियंत्रित करना। थायरोक्सिन में आयोडीन नामक तत्व पाया जाता है। इसी कारण थायरोक्सिन के अल्प श्रवण से खेंगा रोग, जिसको वाइटर डिजीज भी कहा जाता है, हो जाता है। थायराइड ग्रंथि का एक अन्य नाम, जिसको एडम एपिल या एडम एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं पाराथायराइड ग्लैंड के बारे में। यह थायराइड के नीचे पाया जाता है। इससे स्रावित होने वाला पैराथ्रोम्बिन हार्मोन्स, जो कि हड्डी में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड को आपातकालीन ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। यह हमारे किडनी अर्थात वृक्क के जस्ट ऊपर होता है। इसे एड्रिनलिन हार्मोन्स का स्रावन होता है, अर्थात किडनी जो होता है, वृक्क जो होता है, वहाँ से हम लोगों का इमरजेंसी ग्लैंड या कहें एड्रिनलिन ग्लैंड का स्रावन होता है। इसका मुख्य कार्य कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा के उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। इस ग्लैंड को भय और आवेश की स्थिति में अधिवृक्क अर्थात हमारा जो अग्नाशय होता है, एड्रिनल ग्लैंड के अंतस्थ भाग से अचानक स्रावित एड्रिनलिन हार्मोन मनुष्य के विषम परिस्थितियों से सामना करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए इसे लड़ो या उड़ो
हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। यह इस हार्मोन का दूसरा कार्ड है। इस प्रकार से एड्रेनलिन ग्लैंड का एक प्रकार से दूसरा काम भी यही है। पहला काम हम लोगों ने देखा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, पोषक के उपापचय का पर नियंत्रण रखना। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं लैंगरहैंस दीपिका के बारे में। इजलेट ऑफ लैंगरहैंस ये अग्नाशय में पाई जाती है। यह एक ऐसा भाग है जो पाचन तंत्र से अंग के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा भाग है जो पाचन तंत्र से अंग के रूप में जाना जाता है तथा अंततः अंतःस्रावी तंत्र में ग्रंथियां के रूप में जाना जाता है, जो मंड अर्थात स्टार्च, मंड और शर्करा की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य काम लैंगरहैंस दीपिका का है स्टार्च और शक्कर की प्रतिक्रिया को नियंत्रण करना। इसकी कमी से शक्कर रुधिर में चला जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो व्यक्ति के रुधिर में शक्कर की मात्रा बढ़ जाता है, जो कि रक्त के घनत्व को बढ़ा देता है, जिससे रक्त का दबाव रक्तवाहिनी अर्थात हम लोग का ब्लड वेसल्स में बढ़ जाता है, जो कि ब्रेन हेमरेज एवं हृदय आघात का कारण बन सकता है। इसी प्रकार इंसुलिन की कमी से रुधिर में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज, जिसे हम लोग मधुमेह के नाम से भी जानते हैं, नामक रोग हो जाता है। डायबिटीज की स्थिति में उच्च रक्तदाब, तनाव जिसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं, हृदय आघात एवं ब्रेन हेमरेज होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट हम लोग का है सेक्स ग्लैंड, जिसको यौन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसका दो प्रकार हैं, या दो प्रकार का पाया जाता है, एक नर में और दूसरा मादा में। एक को हम लोग नर हार्मोन्स ग्रंथि के रूप में जानते हैं, दूसरे को मादा हार्मोन्स ग्रंथि के रूप में। नर में टेस्टिज नामक नर में जो होता हार्मोन्स उसको टेस्टिज कहते हैं। इसमें दो हार्मोन्स, पहला टेस्टोस्टेरोन, दूसरा एंडोस्टेरोन निकलते हैं। सेक्स हार्मोन के रूप में नर में टेस्टोस्टेरोन तथा एंडोस्टेरोन पाया जाता है। मादा हार्मोन्स के बारे में बात करें तो इसे ओवरी कहते हैं। यहाँ भी एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन निकलता है। एस्ट्रोजन जो कि स्त्रियों में यौन परिपक्वता तथा स्तन विकास में सहायक होता है। प्रोजेस्टेरोन जो कि गर्भावस्था में नियंत्रण रखता है, इसीलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। एस्ट्रोजन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। श्वास नली किसकी बनी होती है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये कार्टिलेज, जिसको उपास्थि के रूप में हम लोग जानते हैं, का बना होता है। वयस्क मनुष्य के फेफड़े में कितनी वायु कुपिकाएँ होती है, तो ये 30 से 40 करोड़ के आसपास होता है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है, तो नाइट्रोजन, जो कि 78% पर्यावरण में पाया जाता है। 78% हम लोग नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं और 78% ही हम लोग फिर वापस पर्यावरण में छोड़ते भी हैं। श्वसन की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ी जाती है, किंतु ग्रहण हम लोग 0.03% जो कि पर्यावरण में पाया जाता है को ग्रहण करते हैं। फेफड़े की गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता जो कि 5 लीटर है। गैसों के विनिमय किस क्रिया द्वारा होता है, तो ये प्रसारण डिफ्यूजन विधि द्वारा होता है। अधिक परिश्रम करने पर किस अम्ल का निर्माण होता है जिससे थकावट महसूस होता है, लैक्टिक एसिड। ब्रिक अर्थात हम लोग का किडनी की इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन। मूत्र अर्थात यूरिन का पीला रंग किसके कारण होता है, मूत्र अर्थात हम लोग का जो यूरिन होता है उसका पीला होने का मुख्य कारण क्रिएटिनिन होता है। मूत्र का निष्पादन अर्थात फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, ये बाउमेन संपुटन में होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने
अंतःस्रावी ग्रंथि अर्थात एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में सफलतापूर्वक जाना, जिसमें से हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, सेक्स हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, इन सारे ग्लैंड के बारे में 1 बाय 1 करके हम लोगों ने जाना। अब हम लोग दोस्तों नया टॉपिक या कहें न्यू पॉइंट्स के रूप में हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो एक्चुअली रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, जनन तंत्र क्या होता है, संतानोत्पत्ति के लिए उत्तरदायी अंगों के तंत्र जनन तंत्र कहलाते हैं। ये नर और मादा में भिन्न भिन्न होते हैं। नर जनन अंगों के अंतर्गत विरसन, जिसको हम लोग टेस्टिस के नाम से जानते हैं, शुक्राशय जिसको सेमिनल फेसियल, सीसन जिसको पेनिस बोला जाता है, आदि 17 अंग आते हैं जिन पर 2 कॉपर एवं प्रोस्टेट ग्रंथियां पाई जाती है। ये नर में होता है। नर में विरसन जिसको टेस्टिस कहते हैं, जिसमें शुक्राशय, सेमिनल वेहिकल, सीसन और इस प्रकार से 17 अंग आते हैं जिनमें 2 कॉपर एवं प्रोस्टेट ग्रंथियां पाई जाती है। विरसन में शुक्र जिसको स्पर्म अर्थात नर जनन कोशिका का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण हम लोगों के विरसन के शुक्र में होता है। इनका संग्रहण शुक्राशय में होता है, अर्थात विरसन एक फैक्ट्री का कार्य करता है, जबकि शुक्राशय का भंडार गृह अर्थात स्टोरेज का कार्य करता है। शुक्राशय जो हम लोगों का है, जो स्पर्म है, उसका भंडारण का काम करता है। शुक्रीय द्रव्य का निर्माण प्रोस्टेट ग्रंथि में होता है और इससे द्रव्य में शुक्र मिले रहते हैं। अब मादा की बात करते हैं। मादा प्रजनन तंत्र के अंतर्गत जोनी जिसको वेजिना कहते हैं, गर्भाशय, यूट्रस, डिम्ड वाहिनियाँ, फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, डिम्ड ग्रंथियाँ, ओवरीज आदि लगभग 16 अंग एवं ग्रंथियाँ आते हैं। इसमें डिम्ड ग्रंथियाँ से प्रति 28 दिन, जिसको 28 दिन को चंद्रमास भी कहा जाता है, पर एक परिपक्व डिम्ड अर्थात ओवा निर्माण होकर मुक्त होता है और डिम्ड वाहिनियों में आता है, जहाँ पर इसका संपर्क शुक्र से होने पर निषेचन अर्थात फर्टिलाइजन होता है। निषेचन के पश्चात निषेचित अंडे का विकास गर्भाशय में होता है और विकास के फलस्वरूप शिशु का जन्म होता है। उदरस्थ शिशु का भरण पोषण प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। सभी जीवों में अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करने का गुण होता है। इसी गुण को ही प्रजनन कहा जाता है। प्रजनन के द्वारा पुरुष और स्त्री के जननांगों से स्रावित शुक्राणु और अंडाणु मिलकर नया भ्रूण का निर्माण करता है। पुरुष और स्त्री का प्रजनन तंत्र भिन्न भिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। पुरुष प्रजनन तंत्र जिसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं के प्रमुख अंग, जिसमें से अधिविरसन जिसको एपिडिमिज भी बोला जाता है। प्रमुख अंग के बारे में बात करें तो अधिविरसन होता है, विरसन होता है, शुक्रवाहिका होता है, शुक्राशय होता है, पुरुष होता है, सीसन होता है। ये पुरुष प्रजनन तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं। वहीं अगर स्त्री प्रजनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो इसके प्रमुख अंग के तौर पर शर्त सेल जिसको मोनस वेरिज भी बोला जाता है, लघु भोगोष्ठक, भग सीसनक, बृहत्तर भोगष्टक, योनि, अंडाशय, डिम्ड वाहिनी तथा यूट्रस गर्भाशय होता है। विरसन बात करते हैं। विरसन टेस्टिस का, जो कि नर जनन ग्रंथियां हैं, जो अंडाकार होता है, जिसका प्रमुख कार्य शुक्राणु अर्थात उस स्पर्म को उत्पन्न करना है, जिसकी लंबाई लगभग 5 माइक्रोन होती है। यह मनुष्य के शरीर में लगभग 30 दिन तक जीवित रहता है, जबकि मैथुन के बाद स्त्रियों में केवल 72 दिन तक जीवित रह सकता है। सीसन पुरुषों का संभोग करने वाला प्रमुख अंग है। स्त्रियों में 2 अंडाशय ओवरीज जो कि बादाम के आकार के भूरे रंग के होते हैं, जिनका प्रमुख काम अंडाणु पैदा करना। अंडाशय में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक
हार्मोन्स होते हैं जो ऋतुस्राव को नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना, नर और मादा में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, शिशु का विकास कैसे होता है, प्रजनन क्या है, ये सारे फैक्टर के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग विभिन्न जंतुओं के गर्भधारण का समय के बारे में जान लेते हैं, जो कभी कभार परीक्षा में पूछा जाता है। घोड़ा का बात करें तो ये लगभग 340 दिन तक गर्भधारण करने में समय लगता है। हाथी जो कि 606 से लेकर 610 दिन तक लेता है। बाघ 103 दिन, कंगारू 6 से 11 दिन, गधा जो कि 340 दिन तक का समय लेता है गर्भधारण करने में, सूअर 101 से 120 दिन, भेड़ 135 से 160 दिन, भेड़िया 61 से 63 दिन, जबरा 340 दिन, गुरिल्ला जो कि 250 से 270 दिन, तेंदुआ जो कि 3 महीने से लेकर 3 महीना 15 दिन तक, चूहा जो कि 21 दिन, गिलहरी 40 दिन, भैंस 310 से 330 दिन तक गर्भधारण करने में समय लेता है। चीता पैंथर का बात करें तो 91 से 95 दिन, बिल्ली 50 दिन, हिरन 150 से 180 दिन, जिराफ 453 से 464 दिन, बकरी 150 दिन, सियार 63 दिन, शेर 100 से 120 दिन, खरहा 28 से 35 दिन। अगर बात करें सबसे अधिक गर्भधारण करने में लगा समय, सबसे अधिक लगने वाला समय के बारे में, तो एशियाई हाथी जो कि गर्भधारण करने में लगभग 609 दिन का समय लेता है। अंडाणु की परिधि की अगर बात करें तो 100 से 125 mm तक होता है। गर्भाशय नाशपाती के आकार का होता है जो मूत्राशय के पीछे और मलाशय के आगे होता है। ये मनुष्यों में जो गर्भाशय होता है वो नाशपाती का आकार का होता है। मूत्राशय जो होता है वो पीछे की तरफ होता है तथा मलाशय के आगे होता है। गर्भाशय के बारे में हम लोग बात किए। अब बात करते हैं शुक्राणु और डिंब के मिलन को निषेचन, जिसको फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन अर्थात शुक्राणु और डिंब के मिलन को ही कहा जाता है। ऋतुस्राव को रोजोधर्म अर्थात अतर्व या मासिक धर्म भी कहा जाता है। ऋतुस्राव स्त्रियों में प्रायः 12 से 14 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता है और 45 से 50 आयु तक चलता है। लिंग अर्थात सेक्स, लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम की अगर बात करें पर कुछ बीमारियां या शारीरिक असमानता के जीन उपस्थित होते हैं। ऐसी स्थिति में शारीरिक असमानता का होना या ना होना शिशु लिंग पर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया को लिंग वंशानुक्रम संपर्क अर्थात सेक्स लिंक इनहेरिटेंस भी कहते हैं, जो नर या मादा किसी को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो जाता है, जिसे पाइल्स भी कहा जाता है। किंतु जिसका उदाहरण पाइल्स है। कुछ गंजापन ऐसी असमानता डिसऑर्डर है जो अगली पीढ़ी के केवल पुरुषों में देखा जाता है। वर्ण अंधता जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, यह भी एक प्रकार का असमानता डिसऑर्डर है, शारीरिक असमानता है जो अगली पीढ़ी के केवल पुरुषों में देखा जाता है। हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, ये सारे शारीरिक असमानता से संबंधित रोग के प्रकार हैं। ट्विंस अर्थात जुड़वा शिशु के बारे में बात करें तो सामान्य रूप से एक शुक्र अर्थात स्पर्म एक अंड ओवा को निषेचित कर पाता है, क्योंकि एक मासिक चक्र की समाप्ति के पश्चात मात्र एक अंडे का शिशन होता है। किंतु कभी कभी असमानता होती है जिसके कारण जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इसके दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति की अगर बारे में बात करें, यदि एक अंडे के जगह दो अंडे का निर्माण हो, एक अंडे के जगह दो अंडे का निर्माण होता है तो यह दो अलग अलग
शुक्राणु के साथ के द्वारा निषेचित होता है। परिणाम स्वरूप 2 निषेचित अंडे गर्भाशय ओवरी में उतरते हैं और 2 अलग अलग प्लेसेंटा के द्वारा माता की उदर की दीवार से जुड़ जाते हैं, जिससे 2 अलग अलग भिन्न प्रकार के शिशु पैदा होते हैं, जो असमान जुड़वा बच्चे कहे जाते हैं तथा नर या मादा कुछ भी हो सकते हैं। इन बच्चों के गुण प्रवृत्ति 2 अलग अलग बच्चों की तरह होती है। इनका जन्म एक साथ होता है। दूसरा कंडीशन के बारे में बात करें तो इसके विपरीत यदि हम लोग बात करें, एक शुक्राणु से निषेचन के पश्चात गर्भाशय में पहुंचने के बाद नव शिशु के विकास के पहले ही 2 भागों में विभाजित हो जाता है। अर्थात एक अंडे और एक अंडा एक शुक्राणु से निषेचन होता है, तदनुपरांत गर्भाशय में पहुंचता है, जहां इसका विभाजन हो जाता है और इससे 2 अलग अलग शिशुओं का निर्माण होता है, जो सदैव एक ही लिंग के होते हैं और एक ही प्लेसेंटा द्वारा जुड़े होते हैं। इन्हें पहचानना भी कठिन हो जाता है। समजुड़वा जिसे कहा जाता है, आइडेंटिकल ट्विंस कहे जाते हैं। भ्रूणावस्था के समय शिशु को माता के उदर से भोजन पहुंचाने का कार्य करने वाला अंग प्लेसेंटा कहलाता है। परीक्षा में कुछ पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें से पहला प्रश्न पूछा गया है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि नलिका युक्त होती है। यहाँ नलिका युक्त की बात किया जा रहा है अंतःस्रावी ग्रंथि में। तो अभी हम लोग देखे थे लैंगरहैंस दीपिका के बारे में। व्यक्ति के बौनेपन के लिए उत्तरदायी हार्मोन, वृद्धि हार्मोन जिसे ग्रोथ हार्मोन, किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ये मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि से होता है, जहाँ से लगभग 17 प्रकार के ग्रंथ जो कि पुरुषों से रिलीज होता है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बात करें तो थायराइड ग्लैंड है, जो कि किसी भी मनुष्य के गर्दन में पाया जाता है। किस हार्मोन्स के अल्पस्रावन के कारण घेंगा, इसको ग्वाइटर डिजीज भी कहा जाता है, होता है। तो ऐसा थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कारण होता है। हड्डी में कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा को कौन सा हार्मोन्स नियंत्रित करता है। तो इसको नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स पैराथ्रोमोन है। हार्मोन्स किसके बने होते हैं। तो ये प्रोटीन और एस्टेरॉइड, जिसको एस्टेरॉइड अर्थात पसी अम्ल के बने होते हैं। हार्मोन्स जो होता है वह प्रोटीन और वसीय पदार्थ से बने होते हैं। भय तथा आवेश की स्थिति में अचानक स्रावित वह हार्मोन कौन सा है जो व्यक्ति को विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। तो एड्रेनलिन ग्लैंड है। किस हार्मोन की कमी के कारण शक्कर रुधिर में चला जाता है और रक्त वाहिनियों में रक्त के दबाव को बढ़ाकर ब्रेन हेमरेज या हृदयाघात का कारण बन जाता है। ऐसा इंसुलिन के कारण होता है। किस हार्मोन को गर्भावस्था में नियंत्रण के कारण प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है। गर्भस्थ भ्रूण शिशु का भरण पोषण किसके माध्यम से होता है। तो प्लेसेंटा के माध्यम से गर्भस्थ भ्रूण शिशु का भरण पोषण होता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने सेक्स हार्मोन्स के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। सफलतापूर्वक हम लोगों ने सेक्स हार्मोन्स के बारे में जाना। अब हम लोग स्केलेटल सिस्टम अर्थात कंकाल तंत्र के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कंकाल तंत्र यह छोटी बड़ी कुल 206 हड्डियों से बना एक ढांचा है, जो शरीर को आकृति, इसके अंगों को गति एवं सुरक्षा प्रदान करता है। कंकाल तंत्र 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक को बाह्य कंकाल कहते हैं और दूसरे को अंतःकंकाल कहा जाता है। अगर बात करें अंतःकंकाल तंत्र के, तो अंतःकंकाल में हमारे हड्डियां आता है, जिसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें से पहला हमारा अस्कुल खोपड़ी आता है, वक्ष थोरैक्स आता है, स्कंद मेखला जिसको शोल्डर ग्रिडल और पेक्टोरल क्रेडल भी कहते हैं। चौथा श्रोणि मेखला आता है
और पांचवा हम लोगों का केसरुदंड आता है, जो कि रीढ़ हम लोगों का वर्टेब्रल कॉलम भी कहते हैं। ये 5 हड्डियों से हम लोगों का शरीर का निर्माण होता है। बच्चों में 300 हड्डियाँ पाई जाती है, जबकि विज्ञान की दृष्टि से बच्चों में हड्डियों की संख्या 213 है। मानव कंकाल को 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें से पहला था बाह्य कंकाल और दूसरा अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल में अगर बात करें तो बाह्य कंकाल के उदाहरण नाखून, बाल, त्वचा, ये सारे क्या हैं, बाह्य कंकाल के भाग हैं। अंतः कंकाल के बारे में अगर बात करें तो हम लोग का अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल, एक्सियल और एपेंडिकुलर, ये दोनों क्या है हम लोगों का इंडोस्केलेटन सिस्टम है, इंडोस्केलेटन सिस्टम के पार्ट है, अर्थात अंतः कंकाल के पार्ट हैं। अगर अच्छे कंकाल की बात करें एक्सियल का, तो इसमें हम लोग का स्कूल, जिसको कुरोटी बोलते हैं, पसली, उरोस्थित, केसरुदंड, ये सारे क्या हैं, अक्षीय कंकाल के पार्ट हैं। उपांगीय कंकाल के बारे में बात करें तो हम लोग का मेखलाएँ और पाद आता है। मेखलाएँ भी 2 भागों में बांटा गया है, एक को अंश मेखला, दूसरे के श्रोमी मेखला कहते हैं। पाद के बारे में अगर बात करें तो हम लोग के 2 पाद होते हैं, एक को अग्रपाद कहा जाता है, दूसरे को पश्चपाद कहा जाता है, जिसे फोरलिम और हिंद लिम के नाम से जानते हैं। फोरलिम को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से हुमरस, रेडियस उल्ना, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स, फ्लिंजेज, ये हम लोग का अग्रपाद 4 लिम्स के पार्ट्स हैं, पाद के 4 लिम्स के पार्ट हैं। अगर पश्चपाद के बारे में बात करें तो फेरम, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्रिंजेज और पेटेला, ये सारे हम लोग का पश्चपाद के पार्ट हैं। विस्तार से हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके। ये हम लोग का कंकाल तंत्र है, जिसमें से देख रहे हैं ऊपर हम लोग का स्कूल पाया जाता है, ये हम लोग का पिक्चुरियल ग्रेड है, ये हम लोग का रेबी केग है, ये वर्टेब्रल कॉलम है, पेल्विक ग्रिडल है, थिक बोन्स है, फुट है। बात करते हैं असूल के बारे में, खोपड़ी के बारे में। तो सिर के अस्थि भाग को खोपड़ी या कपाल कहते हैं। मस्तिष्क इसी भाग में स्थित होता है। इसी भाग में स्वाद, घृणा, दृष्टि, श्रवण इंद्रिय भी स्थित होता है। खोपड़ी में कुल 29 हड्डियाँ होती है। खोपड़ी में कुल 29 हड्डियाँ होती है। बात करते हैं वक्ष थोरैक्स के बारे में। तो इस भाग में उरोष्ठी 12 जोड़ी पर सुकाएं वक्षीय केसरूप हड्डियाँ होती है। शरीर के प्राणमूलक अंग जैसे हृदय, फेफड़ा, यकृत, श्वास नली, बृहद रक्त वाहिकाएं आदि इसी भाग में संरक्षित रहती है। अंश मेखला के बारे में अगर बात करें तो स्कंध मेखला हाथ की हड्डियों होती है। हाथ को हड्डियों की संरचना की दृष्टि से 2-3 भागों में बांटते हैं। हुमरस यह हाथ का सबसे ऊपरी भाग है, इसमें मात्र 1 हड्डियाँ होती है। दूसरा रेडियो, जिसको अलान भी कहते हैं, रेडियो उलान, यह हाथ का मध्य भाग है, इसमें 2 हड्डियाँ रेडियो और अलान होती है। तीसरा अगर बात करें तो टार्सल है, जिसको अंगुली हस्त कहते हैं, वह हाथ का अग्रभाग है, इसमें कुल 5 हड्डियाँ होती है। इसकी प्रत्येक हड्डियाँ 3 भागों में विभक्त होती है, जिन्हें मेटाटार्सल कहते हैं। अंगुली अस्थि और रेडियो अलाना के बीच में हाथ का एक उप अंग होता है, जिसे कलाई कहते हैं। रिस्ट अर्थात कलाई में 5 हड्डियाँ होती हैं। अंश मेखला का निर्माण स्केपुला तथा क्लेविकल नामक अस्थियों से होता है, जिसमें स्केपुला अंश मेखला की मुख्य अस्थियाँ होती है। बात करते हैं श्रोणि मेखला के बारे में। श्रोणि मेखला के बारे में अगर बात करें तो इसमें शरीर के पार्श्व भाग से पैर तक, शरीर के पीछे वाले भाग से पैर तक की अस्थियां को शामिल किया जाता है। इस भाग में ही फीमर
जो कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो कि पैर के ऊपरी भाग में स्थित होता है, अर्थात कमर से घुटने तक की हड्डी को ही फीमर बोला जाता है। टिबिया फिबुला, घुटने से टखने तक की हड्डी तक की हड्डी, टार्सल एवं मेटाटार्सल आदि हड्डियां पाई जाती है। आगे बात करते हैं केसरुक दंड के बारे में, जिसको वर्टेब्रल कॉलम भी बोला जाता है। इसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। इसमें बच्चों में 33 हड्डियां एवं वयस्कों में 26 अस्थियां होती है। इनका वितरण इस प्रकार है: ग्रीवा में 7, वक्ष में 12, कोटि में 5, त्रिक में 5, अनुत्रिक में 4 हड्डियां होती है। वयस्क व्यक्ति के त्रिक और अनुत्रिक भागों के केसरुक आपस में मिलकर 2 केसरुक के रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार केसरुक दंड में अस्थियों की कुल संख्या 26 हो जाती है। एक केसरुक दूसरे केसरुक के साथ इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि इनके भीतर एक नली सी रचना बन जाती है, जिसे मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। शरीर में सूचनाओं संदेशों का परिसंचरण इसी के माध्यम से होता है। वयस्क मनुष्यों में कुल हड्डियों की संख्या 206, बच्चों में 300 होता है। खोपड़ी में कुल 29, केसरुकी दंड में 33, हाथ में 60, पैर में 60 हड्डियां पाई जाती है। अगर बात करें सबसे लंबी हड्डी के बारे में तो फीमर। अगर बात करें सबसे छोटी हड्डी के बारे में तो स्टेपी, जो कि हम लोगों के कान में पाई जाती है। अस्थियां अर्थात हड्डियों को कठोरता का मूल कारण कैल्शियम व मैग्नीशियम फास्फेट के लवण है। मानव शरीर में कठोरतम भाग दांत के शिखर की एनेमल हड्डियां, जिसमें लगभग 93% कैल्शियम व मैग्नीशियम के फास्फेट पाए जाते हैं। बाह्य कंकाल के अंतर्गत बाल और नाखून आते हैं। इसकी रचना केराटिन नामक प्रोटीन से होता है। तो स्कूल सिस्टम के बारे में हम लोग सफलतापूर्वक महत्वपूर्ण बातों के बारे में जाने। हम लोग का अगला टॉपिक जो होगा वो नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के बारे में होगा। तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं से होता है। तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई अगर पूछा जाए तो न्यूरॉन्स ही होता है। न्यूरॉन शरीर की सबसे बड़ी व सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिकाओं में पुनरुत्पादन भवन की क्षमता सबसे कम होती है, अर्थात मस्तिष्क में पुनरुत्पादन भवन की क्षमता सबसे कम है। अकर्त मनुष्य के शरीर का ऐसा अंग है जिसमें पुनरुत्पादन भवन की संख्या सबसे ज़्यादा है। अकर्त मनुष्य के शरीर का ऐसा अंग है जिसमें पुनरुत्पादन भवन की क्षमता सबसे अधिक है। कार्य और संरचना के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। पहला संवेदी और दूसरा प्रेरक। संवेदी तंत्रिका के बारे में अगर बात करें तो संवेदी अंगों के द्वारा ग्रहण की गई सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। और प्रेरक तंत्रिका कोशिका के बारे में बात करें तो मस्तिष्क के द्वारा की गई सूचनाओं को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम होता है। शरीर में सूचनाओं या संदेशों शरीर में सूचनाओं या संदेशों का आदान प्रदान करने वाले अंग सामूहिक रूप से तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। इसमें मुख्यतः 4 अंग होते हैं: तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका गुच्छिका, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। संपूर्ण तंत्रिका तंत्र को कार्यों के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरे को स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मुख्यतः इसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं आती है। तंत्रिका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसमें मुख्यतः स्वतः संचालित होने वाले अंग जैसे हृदय, फेफड़ा, पाचन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, ये स्वतः संचालित होने वाले तंत्रिका तंत्र हैं।
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है, जबकि स्वतः संचालित तंत्रिका तंत्र पर नहीं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको ऑटोनोमिक या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, शरीर में ये तंत्रिकाएं अनैच्छिक क्रियाओं जिस पर शरीर का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे कि हम लोग पहले भी जाने, हृदय के कार्यों, फेफड़ों के कार्यों, पाचन तंत्र के कार्य, रक्त वाहिनियों के कार्य, इन सारे पर नियंत्रित करते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो उपभाग हैं, जिसमें पहला अनुकंपी, दूसरा सह अनुकंपी होते हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत मेरु रज्जु के प्रसरव श्रृंग, अनुकंपी धड़ और अनुकंपी कोशिकाएं आती है। इस तंत्र का केंद्रीय भाग प्रसरव श्रृंग है। इसके कोशिका प्रवर्ध मेरुरज्जु से निकलते हैं और अलग होकर अनुकंपीय धड़ में प्रवेश करते हैं। इसका कार्य हृदय की धड़कनों को उत्तेजित करना है। सह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करें तो इस तंत्र के अंतर्गत सहनुकंपी नाभिका, गुच्छिका और तंत्रिका तंतु आते हैं। इनका कार्य अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्यों के विपरीत कार्य करना है। अनुकंपी और सह अनुकंपी तंत्रिकाएं अंगों के कार्यों में समायोजन की स्थिति निर्मित करती है। अनुकंपी तंत्र पुतलियों को विस्तारित, लार और अश्रु ग्रंथियों के स्रवण को कम, लघु धमनियां और शिराओं को संकुचित, हृदय धमनियों को विस्तृत, रक्तचाप, दाब तथा हृदय धड़कन की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके विपरीत सहनुकंपी तंत्रिका तंत्र पुतलियों को संकुचित, लार और अश्रु ग्रंथियों के स्राव में वृद्धि, लघु धमनियां एवं शिराओं को विस्तारित, हृदय धमनियों को संकुचित, रक्तदाब तथा हृदय धड़कन की दर को घटाने का कार्य करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको प्रत्यावर्ती क्रिया भी कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया की खोज मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने किया। शरीर में अचानक होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। किसी उद्दीपन के प्रति उत्तर में किसी अंग में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो प्रतिक्रिया होती है उसे परिवर्ती क्रिया कहते हैं। इस क्रिया का नियंत्रण मेरुरज्जु करता है। ऐसी क्रियाओं पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता। उदाहरण के लिए, किसी में पिन चुभ जाता है तो आरोही तंत्रिका अर्थात एसेंडिक नर्वस इसकी सूचना मेरुरज्जु को देती है। मेरुरज्जु के आदेश को अवरोही तंत्रिका उंगली तक पहुंचाती है, परिणामतः वहां से हट जाता है। हाँक का सुई चुभाने की दशा में हट जाना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा वो सेंस ऑर्गन, जो कि आज का लास्ट टॉपिक होगा, अर्थात ज्ञानेंद्रिय। ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। हम लोग का जो ज्ञानेंद्रिय है, सेंस ऑर्गन है, वो 5 तत्वों से, जिसमें से त्वचा, आँख, नाक, कान और जीवा आता है। त्वचा, स्किन, इसे स्पर्श ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं। इन्हें स्पर्शग्राही भी कहा जाता है। स्पर्श के कारण हम वस्तुओं के आकार, प्रकार, कठोरता, कोमलता का अनुभव करते हैं। त्वचा में संवेदना ग्राही तंत्रिकाएं होती है जो शरीर में असमान रूप से वितरित होती है। तब त्वचा में आघात होता है, जो सर्वप्रथम इसकी उत्तेजना पीड़ाग्राही में अनुभव की जाती है। इसकी सूचना मस्तिष्क के अग्रभाग प्रतांस्था सेरिब्रम में संवेदी तंत्रिका के माध्यम से पहुंचाती है। प्रांतस्थ भाग में पीड़ा के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। त्वचा की 2 परतें होती है। ऊपरी परत इसे अधिचर्म एपिडर्मिस कहते हैं तथा दूसरा भीतरी परत इसे चर्म अर्थात डर्मिस कहते हैं। चर्म में तेल ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ, रक्त नलिकाएँ, स्पर्श कण आदि पाए जाते हैं। अधिचर्म समय समय पर शरीर से बाहर निकलते रहते हैं, जिससे त्वचा का निर्मोचन
कहते हैं। सर्प का केसेचुल इसी के कारण उत्पन्न होता है। शरीर में ताप रक्त वाहिनियों के संकुचन एवं प्रसारण से नियंत्रित होता है। व्यक्ति के शरीर का ताप रक्त वाहिनियों के संकुचन और प्रसारण से ही नियंत्रण होता है। अल्प ताप की स्थिति में रक्त वाहिकाएँ संकुचित हो जाती है, जिससे रक्त वाहिकाओं में रक्त का दाब बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में रक्त संचालन हेतु हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है। इस स्थिति में हृदय को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और इस ऊर्जा के लिए कोशिकाओं को अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे ताप में वृद्धि हो जाती है। अधिक ताप की स्थिति में रक्त वाहिनियाँ फैल जाती है। परिणाम स्वरूप रक्त वाहिनियों में रक्त का दाब कम हो जाता है। त्वचा का रंग मेलेनिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग का होगा ज्ञानेंद्रिय, जिसका नाम है नेत्र। नेत्र एक संवेदी अंग है, जिसके माध्यम से वस्तुओं का दृष्टि ज्ञान होता है। नेत्र के निम्न भाग है, जिसमें से कार्निया, परितारिका, पुपिल, दृष्टिपटल, लेंस, सैलिरी पिंड और श्वेत पटल है। कार्निया जो कि पारदर्शी होता है। जो नेत्रगोलक जिसमें पूरा नेत्र स्थित है उसे नेत्रगोलक कहते हैं। के ट्यूनिका फाइब्रोसा ओकुली की बाह्य परत होती है। नेत्रदान में कार्निया का दान किया जाता है। आइरिस का बात करते हैं, अर्थात तारिका के बारे में। नेत्रगोलक के आंतरिक भाग ट्यूनिका वेस्कुलस वॉल्वी ओकुली के बाह्य भाग को परितारिका और पार्श्व भाग को रंजित पटल कहते हैं। परितारिका के मध्य भाग में एक गोलाकार छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। पुतली या पुपिल के काले रंग का कारण उसमें पाए जाने वाली दो पेशियां, जिसको पुतली अवरोधनी और पुतली विस्तारणी है, जो प्रकाश को परावर्तित नहीं होने देती है। जब कोई वस्तु प्रकाश किसी सभी रंग की किरणों को अवशोषित कर लेती है तो वह काली दिखाई पड़ती है। सैलिरी पिंड लेंस। सैलिरी पिंड लेंस के फोकस को नियंत्रित करता है। इसमें सल्का रड तथा शंकु नामक दो पेशियां होती है। रेटिना के पार्श्व भाग को नेत्र फंडस कहते हैं। इसके दो उपभाग होते हैं, जिसमें से पहला पीत बिंदु, दूसरा दृक बिंदु है। दृक बिंदु से दृष्टि तंत्रिकाएं निकलती है, जो प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को देती है। दृक बिंदु पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पीत बिंदु में शंकु कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जो वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तरदायी है। रेटिना की सल्काएं अत्यल्प रोशनी की स्थिति में वस्तु को देखने में मदद करती है, जबकि शंकु वस्तुओं के रंगों के प्रति संवेदनशील होता है। रेटिना की कुल कोशिकाओं की संख्या की अगर बात करें 13 करोड़ के आसपास होता है। रेटिना की कुल कोशिकाओं की संख्या 13 करोड़ होती है। आँख का लेंस उत्तल लेंस के भांति काम करता है। प्रकाश की तीव्रता, आँख में प्रकाश की तीव्रता को हमारा तारिका के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अर्थात आइरिस के द्वारा। प्रखर प्रकाश में ये फैलकर पुपिल्स फैल जाता है। प्रखर प्रकाश में हमारा पुपिल्स संकुचित हो जाता है, और जब प्रकाश की मात्रा कम होता है तो यह फैल जाता है, विस्तारित हो जाता है, ताकि अधिक मात्रा में प्रकाश लेंस पर पड़ सके। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, इसे पुतली या तारा कहते हैं, जो कैमरा के डायफ्रामा की तरह कार्य करता है। आँख पर चित्र बनाने से संबंधित बीमारियां का अध्ययन भौतिक विज्ञान में प्रकाश के अंतर्गत हम लोग करेंगे। बात करते हैं नॉइज के बारे में। यह भी एक संवेदी अंग है, जो घृणा संवेदी अंग है। घृणा अर्थात गंध का अनुभव पर मस्तिष्क, जो कि हम लोग का सेरिब्रम होता है, में होता है।
चौथा हम लोग का जो ज्ञानेंद्रिय हैं वो कान है। इसके भी 3 भाग हैं, इसमें से बाह्यकरण, मध्यकरण और आंतरिकरण प्रमुख है। बाह्यकरण उपस्थिति के बारे में बात करें तो यह लचीली हड्डी की बना होता है। मध्यकरण बाह्यकरण और आंतरिकरण को जोड़ने का कार्य करता है। मध्यकरण में मिलेशियस, इनकस और स्टेपिज नामक 3 कर्ण अस्थिकाओं अर्थात कान के इसी भाग में हड्डियों से बनी होती है, जो ध्वनि कंपनों को कर्णपटल से आंतरिक कर्ण तक पहुंचाने का काम करता है। आंतरिक कर्ण अर्थात अंदर का कान अर्ध पारदर्शक झिल्ली का बना होता है, जिसे कलागहन अर्थात मेम्ब्रस लैब्रिन्थ कहते हैं। कलागहन के बाहर 2 छिद्र होते हैं, जिन्हें अंडाकार ग्वाच्छा तथा वृत्ताकार ग्वाच्छा कहते हैं। वृत्ताकार ग्वाच्छा 2 थैली सदृश छोटे छोटे कोषों जिसे यूट्रिकुलस और सेकुलस में बटा होता है। कान शरीर संतुलन एवं श्रवण का कार्य में मुख्य भूमिका निभाता है। और अंतिम हम लोग का जो ज्ञानेंद्रिय है उसका नाम जीवा अर्थात टंग है। यह स्वाद ग्राही अंग है। जीवा पर स्वाद कलिकाएं टेस्टिज बड्स पाई जाती है। किसी वस्तु का स्वाद तभी मालूम होता है जब पहले श्लेष्मा अर्थात भोजन के कणों को घुला दे। घुलित अवस्था में तंत्रिका संवेदी कोशिकाएं उत्तेजित होकर स्वाद के उद्दीपकों को ग्रहण करती है। जीवा पर 4 प्रकार के स्वाद अनुभव होते हैं। ये क्रमशः मीठा, तीता, नमकीन और खट्टा है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो हम लोगों ने जाना फीमर है। बाल और नाखूनों की रचना किस प्रोटीन के कारण होता है? तो केराटिन, जो हम लोगों ने पहले भी देखा है। मानव हड्डी का कठोरता का कारण कठोरतम भाग जिसको एनिमल कहते हैं। सिर की अस्थियां, अस्थि भाग अर्थात खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या अगर पूछा जाए तो 28 है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कि हम लोग के कान में पाया जाता है। शरीर में ताप का नियंत्रण जो कि हम लोग का सेरिब्रम पर मस्तिष्क करता है। साइकिल चलाने के दौरान शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग रखता है? तो अनुमस्तिष्क के द्वारा। किसी उद्दीपन के प्रत्युत्तर में किसी अंग में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो प्रतिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? परिवर्ती क्रिया अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन। परिवर्ती क्रिया का नियंत्रण शरीर का कौन सा अंग करता है? मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड। त्वचा का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो मेलानिन के कारण। त्वचा का निर्मोचन क्या है? अधिचर्म का बाहर निकलना। वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। नेत्रदान की स्थिति में आँख का किस भाग को दान किया जाता है? कार्निया को। आँख का लेंस किस लेंस की भांति काम करता है? आँख का लेंस किस लेंस के भांति काम करता है? तो उत्तल लेंस अर्थात कन्वेक्स लेंस। आँख में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो हम लोग का आइरिस। इस प्रकार से हम लोगों ने मानव के 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में सफलतापूर्वक जाना। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, जो कि बायोलॉजी का ये पार्ट 3 होगा।